स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने बोर्ड परीक्षा की तैयारी की सीरीज शुरू की हुई है। आज इसी सीरीज की अगली वीडियो में मैं आपको आपके अध्याय विलियन के कुछ और प्रश्नों के हल करने की जानकारी आपको दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को ध्यान से समझिए। इसके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं बोर्ड में उनको समझ लीजिए अच्छी तरह से, और उनके आंसर हमें कैसे देने हैं इनको भी आप अच्छे प्रकार समझिए। अगर आपको ये वीडियो आपके काम की लगती है तो आप इसको लाइक जरूर करिए। इसके ऊपर आप कोई भी अपना जो अच्छा कमेंट है वो दे सकते हैं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि निश्चित रूप से आपके दोस्तों और आपको इस वीडियो से लाभ जरूर होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने पहले अध्याय विलियन के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में। तो चलिए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं अपनी आज की वीडियो, जिसमें हम अध्याय 1 के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर कैसे लिखना है इसको सीखेंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहला मैं जो क्वेश्चन लेता हूं वो 2015 में आया था, जिसमें हमारे से पूछा गया कि मोलरता व मोललता को उदाहरण देकर समझाइए। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में हमारे से परिभाषाएं पूछी गई हैं। परिभाषाएं आपको याद करनी होगी, इसके अलावा कोई और रास्ता हमारे पास नहीं है। तो चलिए हम सबसे पहले प्रारंभ करेंगे कि मोलरता किसे कहा जाता है। किसी विलियन की मोलरता हम किसे कहते हैं। देखिए बच्चों, यदि आपसे पूछा जाता है कि मोलरता किसे कहते हैं, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे कि 1 लीटर आयतन विलियन में 1 लीटर आयतन विलियन में उपस्थित मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर आयतन विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। उस विलियन की मोलरता कहते हैं। देखिए बच्चों, आपको ये परिभाषा लिखनी है। 1 लीटर आयतन विलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। देखिए, मैं आपको इसका एक उदाहरण भी दे देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास एक विलेय पदार्थ है NaOH, और उसके 2 मोल NaOH के 2 मोल 500 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हैं। 500 मिलीलीटर आयतन में उपस्थित हैं।
तो देखिए, मोलरता की जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग मोलरता m बराबर होगी मोलों की संख्या यानी 2 अपॉन लीटर में आयतन। तो क्योंकि हमारे पास आयतन मिलीलीटर में दिया हुआ है तो हम इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे। तो इस तरह हमारे पास आयतन होगा 2/500 और इंटू 1000। तो 500 से आपने 1000 2 बार काट दिया तो मोलरता हुई 4 मोल प्रति लीटर। तो बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आई? चलिए, तो अब हम आगे बात करेंगे मोललता के बारे में। इसमें हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है मोललता। देखिए, मोललता की परिभाषा क्या होती है। अगर आपसे मोललता पूछ ली गई तो आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है 1 किलोग्राम विलायक में 1 किलोग्राम विलायक। इस बात को मत भूलना, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता, विलियन की मोललता कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? आपको अंतर समझ में आया? जब आप मोलरता की बात करते हैं तो आप 1 लीटर विलियन कहते हैं, लेकिन जब आप मोललता की बात करते हैं तो आप 1 किलोग्राम विलायक कहते हैं। इस बात को मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मोललता की परिभाषा देते समय विलायक की जगह विलियन लिख देते हैं और इसके कारण उन्हें 0 नंबर मिलते हैं। तो आपको नहीं भूलना है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलियन की मोललता कहते हैं। अब मान लीजिए कि किसी विलायक के 2 मोल, अब आपको मैं इसका उदाहरण भी दे देता हूं। उदाहरण, मान लीजिए किसी विलायक के 2 मोल 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित हैं। तो परिभाषा के अनुसार मोललता स्मॉल m बराबर होगी मोलों की संख्या अपॉन विलायक का आयतन किलोग्राम में। तो इसे हम कहेंगे 2 मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है? तो आपको ये प्रश्न समझ में आया? बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया कि साधारणतया किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, क्यों? देखिए बच्चों, जब आप किसी विलायक में अवाष्पशील विलेय, कौन सा विलेय? अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं तो सदैव उस विलायक का क्वथनांक बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होगा? चलिए मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है और हमें इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखना है। थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए। देखिए, आपके पास ये एक पात्र है जिसमें कोई विलायक भरा हुआ है।
विलायक के अणु अपनी ऊर्जा के अनुसार अलग अलग परतों में बटे हुए हैं। तो क्या होगा, जब आप इस विलायक को रखेंगे तो ये विलायक अपने सराउंडिंग से यानी परिवेश से ऊष्मा को ग्रहण कर लेगा और इसके सतह पर उपस्थित विलायक वाष्पों में बदलना आरंभ हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इन्हीं वाष्पों की वजह से विलायक का वाष्प दाब बनता है और इसी से क्वथनांक का निर्धारण होता है। लेकिन बच्चों, यदि आपने इस विलायक में कुछ अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया तो क्या होगा कि सतह पर और बाकी के विलयन में कुछ ऐसे कण हो जाएंगे जिनकी वाष्पें नहीं बनती। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अब वाष्पें पहले से कम बनेंगी, जिसकी वजह से वाष्प दाब कम हो जाएगा और ये वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं होगा। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए आपको इसे और गर्म करना होगा, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? आप लिखेंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ, अवाष्पशील विलेय पदार्थ विलायक की वाष्पों तथा वाष्प दाब को कम कर देता है, कम कर देता है। ये मैंने अभी आपको समझाया। अतः ताप को बढ़ाकर वाष्पों का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर किया जाता है। अतः क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई कि किसी विलायक में विलेय पदार्थ मिलाने पर उसका क्वथनांक क्यों बढ़ता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमारे से पूछा गया कि मोलल उन्नयन स्थिरांक से आप क्या समझते हैं? एक विलयन की मोलरता से यह किस प्रकार संबंधित है? देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर होता है केबी इंटू एम के। यह विलयन की मोललता से किस प्रकार संबंधित है? तो आपको यह पता लग गया कि डेल्टा टीबी इक्वल है केबी इंटू एम के। यहां केबी मोलल उन्नयन स्थिरांक है और एम इसकी मोललता है। अब देखिए, इसी फार्मूले से हम केबी की परिभाषा कैसे बना सकते हैं? देखिए, केबी बराबर होगा डेल्टा टीबी अपॉन एम के, और अगर m इज इक्वल 1 है तो केबी बराबर होगा डेल्टा टीबी के। क्या आपको ये बात समझ में आई?
अब देखिए हम केबी की परिभाषा कैसे बना सकते हैं। एक मोलल विलयन के क्वथनांक, एक मोलल विलयन के क्वथनांक में होने वाले क्वथनांक उन्नयन को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। और इसका मोललता से क्या संबंध है, इसके लिए आप ये फार्मूला दे सकते हैं जिसमें आपको बताया गया कि डेल्टा टीबी इज इक्वल होता है केबी इंटू एम के, यानी केबी और एम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं। चलिए बच्चों, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारे से पूछा गया कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं। देखो बच्चों, अभी हमने बात की ग्राम अणुक उन्नयन स्थिरांक की, और अब हम बात करेंगे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक की। देखिए, इसकी परिभाषा आपको कैसे देनी है। एक मोलल विलयन, एक मोलल विलयन के हिमांक में होने वाला अवनमन ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है। देखिए, ये इसकी परिभाषा है। तो यदि आपके पास एक विलयन है जिसकी सांद्रता एक मोलल है, तो इसके हिमांक में जितना भी अवनमन होगा उसे आप कहेंगे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। तो बच्चों, आप वीडियो का आनंद ले रहे होंगे। ये जो प्रश्न है, ये वो प्रश्न है जो अक्सर बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इनको समझने में कोई भी कमी मत रखिएगा। यदि आप इन्हें ध्यान से समझ लेंगे तो आपको अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। चलिए, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा गया कि वैद्युत अपघटनीय वियोजन सिद्धांत के आधार पर समझाइए कि विद्युत अपघट्य असामान्य अणुधर्म क्यों प्रदर्शित करते हैं। देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अणु संख्या गुणधर्म क्या होते हैं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। किसी विलयन के वह गुण जो केवल विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं,
उनकी रासायनिक प्रकृति पर नहीं, विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। देखिए यहां क्या बात है कि सिर्फ संख्या महत्वपूर्ण है, वो क्या है क्या नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। वो कोई परमाणु है या कोई आयन है ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या बात करनी है कि विलेय पदार्थ के कणों की संख्या क्या है। अब देखो प्यारे बच्चों, यदि आपके पास विलायक कोई विद्युत अपघट्य है तो ये दो काम कर सकता है। जब आप इसको विलयन में मिलाओगे तो या तो इसका आयनन हो जाएगा या फिर इसका संगुणन हो जाएगा। यदि विलेय पदार्थ का आयनन होता है तो कणों की संख्या बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी भाई? देखिए अब मेरी बात को समझिए। यदि आपने 1 मोल NaCl को जल में विलेय किया तो विलेय होने के पश्चात ये 1 मोल सोडियम आयन बनाएगा और 1 मोल क्लोराइड आयन बनाएगा। यानी कुल मिलाकर के अब कणों की संख्या 2 मोल है। आपने विलयन में कितने मोल मिलाए थे? सिर्फ 1 मोल, लेकिन वास्तव में वो कितने हैं? 2 मोल। अब क्योंकि अणु संख्या गुणधर्म केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है तो इसलिए अणु संख्या गुणधर्म का मान 2 गुना आएगा, क्योंकि विलयन के अंदर कणों की संख्या 2 गुना है। क्या आपको बात समझ में आई? लेकिन इसका उल्टा भी हो जाता है, कभी कभी इसका उल्टा भी हो जाता है कि जब आप किसी विलयन में विलेय के अणुओं को मिलाओगे तो विलेय के अणु आपस में संगुणित होकर के एक अणु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है? कणों की संख्या घट जाती है। तो प्यारे बच्चों, अणु संख्या गुणधर्म का मान भी घट जाएगा। कैसे घट जाएगा? देखिए, यदि आपके पास एसिटिक अम्ल के 2 अणु हैं और आप उन्हें बेंजीन में घोल देते हैं। देखिए, आपके पास 2 अणु हैं एसिटिक अम्ल के और आपने इनको बेंजीन में घोल दिया और एक विलयन बना दिया। लेकिन बच्चों वहां क्या होगा कि वहां एसिटिक एसिड के 2 अणु आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण 2 अणु, देखिए यहां पर आपके पास 2 अणु हैं, लेकिन यहां आपके पास 1 अणु है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कणों की संख्या आधी रह गई। तो इसलिए जो अणु संख्या गुणधर्म है उसका मान भी आधा रह जाएगा। समझ में आई बच्चों? बेटा चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज किसे कहते हैं और इसकी इकाई क्या है? देखो बच्चों, यदि आपके पास एक विलयन है तो उसमें कुछ मोल विलायक के होंगे, कुछ मोल विलेय के होंगे। मान लीजिए जो विलायक के मोल हैं वो Na हैं और जो विलेय के मोल हैं वो Nb हैं।
तो विलयन में कुल कितने मोल होंगे? Na प्लस Nb। ये कुल मोल हैं जो विलयन में उपस्थित हैं। ठीक है ना बच्चों? अब परिभाषा सुनिए, आपको क्या लिखना है। किसी विलयन के एक घटक, अब चाहे वो विलायक हो चाहे वो विलेय हो, का मोल प्रभाज या मोल अंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अनुपात के बराबर होता है। क्या आपको यह परिभाषा समझ में आ गई कि जो यदि आपके पास विलायक के मोल Na हैं तो विलायक का मोल प्रभाज काई A बराबर होगा विलायक के मोल Na अपॉन विलयन के कुल मोल यानी Na प्लस Nb, और विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा? काई B बराबर Nb अपॉन Na प्लस Nb। आप इस फार्मूले से जो मोल प्रभाज है उसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है ना? चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। प्रतिलोम प्रासरण या फिर रिवर्स ऑस्मोसिस। प्रतिलोम प्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसको आप आरओ के नाम से जानते हैं, आपके घरों में लगे हुए हैं पानी को साफ करने के लिए। तो प्रतिलोम प्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, इसका एक उपयोग बताइए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, नॉर्मली एग्जाम में आ जाता है। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसमें क्या लिखेंगे? यदि प्रासरण दाब पाई से अधिक, प्रासरण दाब पाई से अधिक दाब P, क्या मतलब हुआ कि जो P है वो ग्रेटर देन पाई है। यदि पाई से अधिक प्रासरण दाब P विलयन पर लगा दिया जाए, विलयन पर लगा दिया जाए तो क्या होगा बच्चों? तो प्रासरण की क्रिया विपरीत हो जाती है। ये होता है बेटा, विपरीत हो जाती है। इसे प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। प्रतिलोम प्रासरण कहते हैं। अब देखो बेटा, नॉर्मली क्या होता है, जब प्रासरण होगा तो विलायक के अणु अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलेंगे, लेकिन प्रतिलोम प्रासरण में इसका उल्टा हो जाता है। यदि आपने प्रासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर लगा दिया तो प्रासरण की क्रिया उल्टी हो जाएगी और विलायक के अणु विलयन में से निकल करके शुद्ध विलायक में जाने लगेंगे। इसको कहते हैं
प्रतिलोम परासरण। और इसका सबसे बड़ा लाभ क्या है? देखिए, इस प्रक्रिया के द्वारा हम समुद्री पानी को पीने के पानी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको आज कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बताया। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, भरपूर लाइक करिए, इसको शेयर करिए, इस पर कमेंट्स दीजिए, तभी मेरा ये प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।